हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है और बादल छाए रहते हैं और कभी कभी धूप भी निकल जाती है और कभी कभी हल्की फुल्की बारिश भी पड़ने लगती है। लेकिन गर्मी में कोई कमी नहीं है। एक ह्यूमिडिटी टाइप की मौसम के अंदर बनी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो चुका है। लगभग 33 से 35 टेम्परेचर तक इस टाइम पर है, जिसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी है इसके अंदर भी काफ़ी पानी होता है। ह्यूमिडिटी जो गर्मी होती है यानी उमस टाइप की जो होती है, तो इसके अंदर भी पानी होता है और उस पानी के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। तो इस वजह से ऐसी ह्यूमिडिटी के अंदर पौधे अच्छे ग्रोथ करते हैं। सभी प्लांट बेहतरीन किस्म की ग्रोथ लेते हैं और ये देखिए हमारे अडेनियम भी बहुत ही प्यारे ग्रोथ कर रहे हैं। सभी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इनके अंदर हमने कल कुछ फर्टिलाइज़र भी दिए थे, यानी सिर्फ 2 प्लांटों के अंदर ये देखिए फर्टिलाइज़र दिया था इसके अंदर, और ये बेहतरीन किस्म के ये पत्ते वगैरह इसके खिल रहे हैं। दोनों प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और इनके अंदर अब बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ शुरू होगी। ये हमने पूरी बरसात के लिए इसको ऐसी खुराक दे दी है कि ये पूरी बरसात इसके काम आएगी। फिर जब बारिश पड़ेगी, जो पोट होता है वो एक तरीके से फर्टिलाइज़र से खाली हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम अभी फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो प्लांट को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, और जब बारिश का पानी मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, तो उस पीरियड में इनके कोडेस काफ़ी मोटे हो जाएंगे और बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेंगे। अब के पूरे महीने मई में 3-3, 4-4 दिन के बाद बारिशें पड़ती रहीं। उससे वो जो चटक धूप थी वो कुछ ही दिन तक रही, यानी 42-43 टेम्परेचर कुछ ही दिन रहा और टेम्परेचर जो था वो डाउन ही रहा। 38-37 टेम्परेचर ही चलता रहा ज़्यादातर। तो इस वजह से प्लांटों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती रही और कभी कभी बीच बीच बारिश भी होती रही, यानी तीसरे, चौथे, 5वें बारिश होती रही। तो मई के महीने से ही बारिशें शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी मानसून नहीं आया है। मानसून आने में अभी कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे और कुछ इलाकों में मानसून आ चुका है और वहाँ अच्छी बारिशें भी पड़ रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी मानसून आने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। जब 10 से 15 दिन लगेंगे, जब जाके हमारे यहाँ भी अच्छी बारिशें शुरू हो जाएंगी। और मानसून के दिनों में अगर बारिश हो रही है तो ठीक है और नहीं हो रही है तो ठीक है, क्योंकि मानसून जब आ जाता है तो मानसून के टाइम पर मौसम के अंदर काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है। जैसे हम लोग अपने बंद कमरे के अंदर कूलर को लगाते हैं, तो कूलर में अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो उस कमरे के अंदर एक उमस भी पैदा हो जाती है साथ में। तो वो उमस किस चीज़ की होती है? वो जो कूलर से पानी चलता है, उस पानी जो है वो पूरे कमरे में फैलता है और उसकी वो उमस होती है। तो इसलिए अगर एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे तो उमस ख़त्म हो जाती है, वो बाहर को खींच के फेंक देती है। तो उस उमस के अंदर भी पानी होता है कूलर का। तो इसी तरीके से जब मानसून आ जाते हैं तो मानसून के टाइम पर भी मौसम के अंदर एक उमस पैदा हो जाती है, एक ह्यूमिडिटी पैदा हो जाती है, और उस ह्यूमिडिटी के अंदर काफ़ी पानी होता है। वो पानी प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं और उस पानी के अंदर भी नाइट्रोजन होता है। अगर बारिश नहीं भी हो रही है तब भी प्लांट को काफ़ी फ़ायदा करती है ह्यूमिडिटी का टाइम, और ख़ास तौर से अडेनियम उस टाइम पर काफ़ी सेहतदार होते हैं और इनके कोडेस भी काफ़ी मोटे होते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती रहती है। तो ये वजह होती है कि हम अपने प्लांट को ह्यूमिडिटी के टाइम पर इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहें। तो साथियों, अब हमें क्या काम करना है, जबकि हमारे यहाँ तेज़ गर्मी ख़त्म हो चुकी है, लगभग टेम्परेचर डाउन हो गया है। इस टाइम पर 33, 34, 35 टेम्परेचर चल रहा है। तो अब ये मल्चिंग जो हमने प्लांटों के ऊपर करी हुई है वो हमें मल्चिंग को हटा देनी चाहिए। ये देखिए सभी प्लांटों पे मल्चिंग हो रही है, तो इस मल्चिंग को हमें हटा देनी चाहिए। अगर हम इस मल्चिंग को नहीं हटाएंगे तो जब अगर बारिश पड़ेगी तो इससे प्लांट के अंदर फंगस भी लग सकती है। तो हमें इस मल्चिंग को सबसे पहले हटा देनी चाहिए, और इस मल्चिंग को हटाने के बाद में हमें इसकी सॉइल के अंदर कुछ फर्टिलाइज़र देने चाहिए। वैसे तो हम सभी प्लांटों की मल्चिंग हटा चुके हैं, और ये कुछ प्लांट जो हम मार्च अप्रैल में ख़रीद के लाए थे नर्सरी से, तो इनको जब हमने रिपोर्ट किया था तो इनके ऊपर हमने मल्चिंग लगा दी थी उसी टाइम पर। तो ये मल्चिंग उसी टाइम की लगी हुई है, क्योंकि इसके रूट काफ़ी बाहर निकल आए थे और इनके रूट ज़्यादा खुल गए थे। इस वजह से हमने इनके ऊपर वही जो कोको खश थी
वो हमने इनके चारों तरफ लगा दी थी ताकि इनके रूट छुपे रहें और ये सरवाइव कर लें, क्योंकि लगाते ही ये शॉर्ट में चले जाते हैं और इनके सबके पत्ते भी गिर गए थे, तो पत्ते अब ये दोबारा से निकले हैं। अब हमारी सॉइल के अंदर इनके रूट सरवाइव करे हैं, तो इनके अंदर से ग्रोथ तेज़ी से होने की वजह से इसके अंदर पत्ते भी निकलने लगे हैं और बहुत बेहतरीन किस्म की ग्रोथ हमारी सॉइल में इसकी होने लगी है। तो इस वजह से साथियों, अब ये टाइम नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर गिर चुका है, तो इसकी मल्चिंग हटा देनी चाहिए। और ये जो आप रूट देख रहे हैं, ये जो एरियल रूट हैं, इनको भी निकाल देना चाहिए। ये एरियल रूट जो हैं वो काफ़ी इनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खींच लेते हैं और जिससे कोडेक्स मोटा नहीं होता है। तो इनके सबके जो रूट निकले होते हैं वो उनको निकाल देना चाहिए। नर्सरी वाले पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं, तो उसके अंदर ये कोकोपीट के अंदर या कोकोखच के अंदर लगाते हैं, जिसकी वजह से पूरे कोडेक्स के अंदर रूट निकल जाते हैं। तो उन रूटों को लगाने के बाद में जब अपने प्लांटर में हम इसको लगाएं, तो इसके रूट उस टाइम तो नहीं, जब सर्वाइव करने लगे प्लांट, जब प्लांट आपका सर्वाइव करने लगे तब इनके रूटों को निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये कोडेक्स को मोटा नहीं होने देते हैं और सारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को खींचते हैं। तो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अब 40 से कम चल रहा है, यानी इस टाइम तो 33-34 चल रहा है, लेकिन ज़्यादा 37-38 ही टेम्परेचर रहता है। और 37-38 टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह प्लांट को नहीं होता है, उससे कोडेक्स जो है वो बर्न नहीं होते हैं। जब 40 से ऊपर टेम्परेचर निकलता है, जब अडेनियम के जो कोडेक्स हैं वो बर्न होने लगते हैं, तो उस टाइम पर ये प्लांटों के कोडेक्स के ऊपर आपको मल्चिंग कर देनी चाहिए। अब मल्चिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इनके सॉइल के अंदर खुली धूप लगनी चाहिए। अगर इनकी धूप नहीं लगेगी, क्योंकि मल्चिंग ने इनके ऊपर डायरेक्टली सन की धूप नहीं लग रही है, इस वजह से ग्रोथ थोड़ी सी रुकी हुई है। जब इसकी सॉइल के अंदर अच्छी धूप लगेगी तब ये बहुत बेहतरीन तरीके से सर्वाइव करेंगे और फ्लावरिंग भी जब ही आएगी। ये मल्चिंग की वजह से पॉट के अंदर नमी है और उस नमी की वजह से जो फ्लावरिंग है वो रुक जाती है, यानी पौधा ग्रोथ करने लगता है, और जब पौधा ग्रोथ करने लगता है तो फिर फ्लावरिंग नहीं करता है। ये इसकी वजह होती है। तो हमें फ़ौरन इसकी मल्चिंग को हटा देनी चाहिए और इसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र डालेंगे। जो हमने कल फर्टिलाइज़र डाला था अपने प्लांटों के अंदर, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वही फर्टिलाइज़र हमने इतना ज़्यादा बना लिया था कि सभी प्लांटों के अंदर हम धीरे धीरे देते रहेंगे, 2-2, 4-4 तरीके से देते रहेंगे, क्योंकि इकट्ठा देने में एक साथ सभी प्लांटों के डालने में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम सिर्फ 2-2, 3-3 प्लांटों के अंदर ही रोज़ाना वो फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे हमारे सभी प्लांटों के अंदर वो फर्टिलाइज़र पहुंच जाएगा और इनकी ग्रोथ जो है वो सही होने लगेगी। हमें यह काम बरसात से पहले ही कर देना चाहिए। इसकी सबसे पहले तो मल्चिंग को साफ़ करें आप, इनके जो एरियल रूट हैं इनको साफ़ करें और फिर इनके अंदर फर्टिलाइज़र देकर और इनको तैयार करें। और फिर देखिए आप इनकी ग्रोथ कितनी तेज़ी के साथ शुरू होती है और बरसात ख़त्म होने के बाद में इनके अंदर से बहुत अच्छी किस्म की फ्लावरिंग होगी। वैसे तो बरसात के अंदर भी बर्ड्स आ जाते हैं और खूब अडेनियम फ्लावरिंग करने लगता है, लेकिन उस टाइम के जो बर्ड्स हैं वो बारिश के पानी से काले होकर गिर जाते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से उस टाइम पे फ्लावरिंग ठीक से नहीं हो पाती है। अगर कोई फूल खिल भी गया है तो उस पर अगर जब बारिश पड़ेगी तो वो फ़ौरन काला पड़ जाएगा और गिर जाएगा। तो हमें इस टाइम की फ्लावरिंग की ज़्यादा फिक्र बरसातों की नहीं होनी चाहिए। हमें तो आने वाले टाइम के लिए ही इसकी फ्लावरिंग की हमें फिक्र करनी चाहिए। तो उसके लिए हम अपने प्लांटों को तैयार कर रहे हैं और इसमें क्या क्या काम करना है वो सब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से आप अपने अडेनियम को तैयार करें और इनको हेल्दी बनाएं और इनको जल्दी से इनका कोडेक्स को मोटा करें। तो साथियों, इस तरीके से मैंने अपने सभी प्लांटों की मल्चिंग को हटा दिया है। अब इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र देंगे
और फर्टिलाइज़र देने के बाद में हमने इसमें पानी देना है। और पानी देने के बाद में ये हम सबसे आखिर में ये हम एरियल रूट को निकालेंगे। एरियल रूट हम आखिर में इसलिए निकालेंगे क्योंकि इसके ऊपर कटे हुए हिस्से पर पानी ना पड़े। अगर कटे हुए हिस्से पर पानी पड़ गया तो फंगस भी लग सकती है, इसलिए हम इसको पानी डालने के बाद में ही ये एरियल रूट को निकालेंगे। तो पहले हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र देते हैं। तो ये कल हमने जो फर्टिलाइज़र बनाया था ये देख लीजिए, और कल के 2 प्लांटों के अंदर हमने इसको यूज़ किया था। तो ये फर्टिलाइज़र जो हमने बनाया था ये हमने कुछ खादों का मिश्रण बनाया था, यानी कम से कम 5-6 खादों का मिश्रण बनाया था और वो अपने प्लांटों को दिया था। तो ये इसमें मेन है लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट के बाद में इसके अंदर डीएपी है और पोटास है और एक्सम सोल्ट है, बोन मील है और नीम की खली है, और भी 1-2 फर्टिलाइज़र मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। अगर जिन लोगों को इसकी प्रक्रिया देखनी है वो हमारे कल के वीडियो में देख सकते हैं, और वहां पर जाकर इसकी अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से ये हमने फर्टिलाइज़र बनाकर और अपने प्लांटों को दिया था। तो इसलिए हमने ये इतना ज़्यादा बना लिया था कि हमने सभी प्लांटों के अंदर इस फर्टिलाइज़र को डालना है। तो आज हम यही फर्टिलाइज़र अपने इन प्लांटों में भी देंगे। ये लगभग 5 प्लांट हमने निकाले हैं, तो इनके अंदर हम ये फर्टिलाइज़र देंगे। तो साथियों, किस तरीके से ये डालना होता है, तो सबसे पहले इसकी मिट्टी को ढीला कर लीजिए। इस तरीके से साइड से बिल्कुल पोट से लगे हुए हिस्से को आप इस तरीके से ढीला कर लीजिए। चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरीके से ढीला कर लें और इस मिट्टी को कोडेस की तरफ को चढ़ा दें। ऐसे करके कोडेस की तरफ को ऐसे इस तरीके से चढ़ा दें। ये कोडेस की तरफ को चढ़ा दिए और ये एक नाली टाइप की बन गई है। अब इसके अंदर ही हम ये अपना फर्टिलाइज़र जो है वो ये इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये देखिए, ऐसे करके चारों साइड पोर्ट से लगा कर ही इसको देना है। ये भी काफ़ी हार्ड फर्टिलाइज़र है, इसको भी ज़्यादा नहीं देना है। 2-2, 2.5 टीस्पून ही, ये बड़ा गमला है तो इसके अंदर हम 2.5 टीस्पून के करीब डाल देंगे और बाकी के 2-2 टीस्पून के करीब डालें, और किसी प्लांट में 1 ही टीस्पून के करीब ये डालेंगे। और फिर इस सॉइल को जो हमने ऊपर चढ़ाई है ये हम दोबारा से इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे और इस फर्टिलाइज़र को छुपा देंगे। ये देखिए। तो साथियों, इस तरीके से मैंने सभी प्लांटों के अंदर ये फर्टिलाइज़र इस तरीके से दे दिया है। अब इसको हम इस तरीके से छुपा कर और फिर इसके अंदर हम पानी वगैरह डाल देंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद में हम इसके रूट की सफाई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारे फर्टिलाइज़र को आप इसके अंदर छुपा दीजिए। तो फर्टिलाइज़र हमारा पड़ चुका है साथियों। अब इसके अंदर हम पानी दे देते हैं इस तरीके से, और पानी को ज़्यादा नहीं देना है। पानी इतना देना है कि बस हमारे फर्टिलाइज़र भीग जाए और रूट तक पानी पहुंच जाए। बस हल्का हल्का पानी आप इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। बस हो गया है। अब इसको ज़रा सा हल्का सा ये सूख जाए इसके कोडेस, तब इसके हम एरियल रूट को निकाल देंगे और फिर इसके अंदर फंगिसाइड को लगाकर और ये काम ख़त्म हो जाएगा। अब इनके कोडेस जो हैं वो सूख चुके हैं। अब इनके हम ये देखिए, ब्लेड हमने लिया है कटर, ये हमने बिल्कुल नया ख़रीद के लाए हैं और इनसे हम निकाल देंगे। इसको सैनिटाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम ये सारे इसके एरियल रूट जो है निकाल देंगे ऐसे, और ये निकाल के आप इसको फेंक दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रिएंट्स को खींचते हैं और कोडेस को मोटा नहीं होने देते हैं। तो एरियल रूट आप कभी भी प्लांट के अंदर ना रहने दें। ये कटर बिल्कुल जड़ से ही निकाल लेता है।
और फिर ये फंगिसाइड को ये कटे हुए हिस्से पर इस तरीके से लगा दें आप। तो साथियों, इसी तरीके से हम सभी प्लांटों के एरियल रूट निकाल देंगे और ये काम लगभग ख़त्म हो गया है। इस तरीके से आप अपने एडिनियम को बरसात से पहले तैयार करें। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और इनके कोडेज बहुत जल्दी मोटे होंगे। अगर इनके आपने एरियल रूट वगैरह निकले हुए हैं तो निकाल देंगे तो कोडेज पूरा न्यूट्रिएंट्स खींचेंगे और कोडेज जल्दी से मोटे हो जाएंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।